श्रीरंगम नामक शहर में राघवैया अपनी पत्नी पर्वतम्मा और अपने बेटों विनय, अजय के साथ रहते हैं। राघवैया की पत्नी पर्वतम्मा अच्छी है लेकिन थोड़ी बातूनी है। वह हमेशा चाहती है कि उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय हो। बड़ा बेटा विनय जो ग्रेजुएट है, नौकरी की तलाश में था। छोटा बेटा अजय ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है। माँ, पापा, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे काम मिल गया है। भाई, मुझे नौकरी मिल गई। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस माय सन। आशीर्वाद। आखिरकार आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। आपने बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी की और तुरंत नौकरी हासिल कर ली। भाई, चलो जश्न मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। माँ, आपकी प्रार्थनाओं ने मेरे प्रयासों के साथ साथ काम किया है। हाँ, हमें जश्न जरूर मनाना चाहिए। आपके जश्न को कुछ समय के लिए रोकना होगा। मेरे बेटे ने खुशखबरी साझा की है, तो चलिए सबसे पहले मैं एक स्वादिष्ट मिठाई तैयार करती हूँ। पर्वतम्मा मिठाई बनाने के लिए रसोई में जाती है। श्रीरंगम शहर से बहुत दूर स्थित सिद्धपुरम गांव में रामाराव अपनी दो बेटियों ललिता और विजया के साथ रहते हैं। रामाराव की पत्नी राज्यलक्ष्मी का निधन तब हो गया था जब बच्चे छोटे थे। बच्चों को मां के नुकसान का एहसास न कराते हुए रामाराव ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ललिता ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और वह घर के काम में मदद करती थी, जबकि छोटी बेटी विजया अभी भी अपनी डिग्री की पढ़ाई कर रही है। ललिता, मुझे आप पर थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है। यह थोड़ा दुखद भी है। क्या हुआ पिताजी? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं मेरे प्रिय, आपने कोई गलती नहीं की। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। फिर आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं मेरे प्रिय, आपने अच्छे अंकों से डिग्री तो उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन रोजगार के लिए कोई प्रयास न करके आप हमारे घर तक ही सीमित हैं। लेकिन आपके सभी सहपाठी सुलझे हुए हैं। यही मेरी चिंता है। ओह पिताजी, क्या आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं? इन्हें जीविकोपार्जन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की है। इसके अलावा भगवान की कृपा से हमारे पास रहने के लिए अपना आश्रय है और हम अपने क्षेत्र से कमाई भी करते हैं। मेरे लिए नौकरी करना समय की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा बहन अपनी डिग्री के अंतिम वर्ष में है। हमें समय रहते उसके लिए हर चीज की व्यवस्था करनी होगी। अब तक आपने हमारी सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। कम से कम अब तो मुझे जिम्मेदारियां बांटने दीजिए। जब मैं काम पर जाने के बजाय घर की देखभाल करती हूं तो मुझे अधिक खुशी महसूस होती है। ओह, क्या आपने फिर से अपनी दार्शनिक चर्चा शुरू कर दी है? क्या तुम दोनों हर समय इसी तरह बात करते रहोगे या मुझे कुछ खाने को दोगे? भूख से मुझे चक्कर आ रहा है। तभी ललिता की छोटी बहन विजया बाहर से अंदर आई और बोली, खाना तैयार है, चलो चलें और इसे खा लें। अपनी बहन को देखो और उससे सीखो। आपको अपने व्यंग्यात्मक रवैये पर नजर डालने की जरूरत है। चलो पिताजी, वह अभी भी बच्ची है। अगर जरूरत पड़ी तो वह मेरी मदद जरूर करेंगी। वह बहुत थक गई है। अब आइए हम सब एक साथ बैठें और अपने भोजन का आनंद लें। मेरी बहन एक रत्न है। तुम दोनों एक जैसे हो। मैं तुमसे वाद विवाद में नहीं जीत सकता। चलो चलकर भोजन करें। कुछ दिनों के बाद राघवैया के घर पर। माँ, पापा, कृपया यहाँ आओ और बैठो। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। आप कौन सी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं? प्यार जैसी चीज तो कुछ भी नहीं है ना। दरअसल आपकी माँ को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अनावश्यक रूप से ऐसा मत बोलो। वह मुझे कभी निराश नहीं होने देगा। वह मेरा बेटा है। तुम बताओ मेरे प्रिय। माँ, यह प्यार के बारे में नहीं है। मैंने तुमसे कहा था, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। पार्वती, बस धीरे करो। विनय, बोलो। मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की है जो मुझे पसंद है। वह कॉलेज में मेरी जूनियर है और मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। वह अच्छी लड़की है।
उसका नाम ललिता है। अभी तक मैंने उनसे इस मामले में कुछ भी जाहिर नहीं किया है। वह मेरी अच्छी दोस्त है। अगर वह मेरी जीवन संगिनी बनेगी तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। ललिता कितना सुंदर नाम है। यदि आप उसके बारे में इतनी प्रशंसा करते हैं तो वह वास्तव में अच्छी और काफी बुद्धिमान होगी। ओह रुको रुको, आइए निष्कर्ष पर न पहुँचे। हमें उसके परिवार, वित्तीय स्थिति और वे हमारे लिए उपयुक्त हैं या नहीं इसके बारे में अधिक जानना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वे हमें कितना दहेज दे सकते हैं। माँ, वे एक मध्यम वर्गीय परिवार हैं। वे कोई दहेज नहीं दे सकते। ललिता की माँ का निधन तब हो गया था जब वह छोटी थीं और उनके पिता ने दोबारा शादी नहीं की और अपनी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश की। ओह, दोनों लड़कियां हैं। दूसरी लड़की से कहो कि वह किसी को ढूंढे और शादी कर ले ताकि दहेज देने की जरूरत ही न पड़े। ऐसे किसी के बारे में इतना अभद्र बोलना गलत है। विनय की बातों से लड़की समझदार लग रही है। चूँकि वह जीवन के सभी उतार चढ़ाव को जानती है, वह निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदार होगी। दहेज की बात करें तो क्या हमारे पास जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है? आप पैसे से क्या करेंगे? लड़की को दयालु होना चाहिए और हमें जीवन के अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। तुम रुको, हमेशा उसका समर्थन मत करो। मेरे सभी रिश्तेदार अपने परिवारों के बारे में बहुत गर्व से बात करेंगे। हम इतने अच्छे और अमीर घराने से बहू लेकर आए हैं, और ये भी बोलेंगे कि कितना दहेज लाई। अब मैं अपनी बहू के बारे में क्या कहूँ? क्या इसके बारे में बात करने के लिए कुछ बचा है? जब हम किसी अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो नकारात्मक पक्ष के बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसी तड़क भड़क ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। हमारे आखिरी दिनों में हमें एक अच्छी बहू की जरूरत है जो हमारा ख्याल रख सके। मुझे लगता है कि ललिता सबसे अच्छा विकल्प है। पिताजी ने ठीक कहा। मुझे समझने के लिए धन्यवाद। जब आप दोनों किसी नतीजे पर पहुंच गए तो मेरे पास कहने को क्या रह गया है? आप जो चाहे करें। विनय, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को मना लूंगा। उनका संपर्क नंबर दीजिए, मैं उसके पिता से बात करूंगा। विनय रामाराव का नंबर राघवैया को देता है। पर्वतम्मा अनिच्छा से उनकी शादी के लिए सहमत हो जाती है। परंपराओं और बड़ों के बीच चर्चा का पालन करते हुए उनकी मंजूरी और रीति रिवाजों के पालन के साथ विनय और ललिता की शादी सफलतापूर्वक हुई। राघवैया के घर में। सर, वह बिन माँ की बच्ची है। कृपया सूचित करें और यदि अनजाने में उससे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। जी जाजी, कृपया चिंता न करें और ऐसा संदेह न करें। हमारी बेटियां नहीं हैं। अब से हम ललिता को अपनी बेटी मानते हैं। आपने ऐसा कहा, यह मेरे लिए काफी है। क्या अधिक हम पूछ सकते हैं? बहन, कोई कदम उठाएंगे? अम्मा विजया, जाओ और बहन को बता दो कि हम जा रहे हैं। बहन, तुम्हें छोड़कर जाना मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। आज से तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, यह सोचकर मुझे बहुत दुख और चिंता होती है। तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम चिंतित होोगे तो पिताजी और भी दुखी होंगे। चूँकि मैं वहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए आपको हमारे पिता की देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं भी तुम्हें और पापा को खुश देखना चाहता हूँ। और अधिक हम कितनी दूर हैं? तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। मैं पापा का ख्याल रखूंगा, हमारी चिंता मत करो। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे। रामाराव की जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपनी बेटी को राघवैया और पर्वतम्मा को सौंपने के बाद दामाद विजय और बेटी ललिता को अलविदा कहकर वे गांव के लिए निकल जाते हैं। शुरुआत में पर्वतम्मा ललिता के प्रति बहुत अच्छी थीं। जब रिश्तेदार आपस में अलग अलग बातें करने लगे तो पर्वतम्मा को लगा कि उन्होंने ललिता के मामले में गलती कर दी है। मैं किसी अमीर परिवार की लड़की ले आता। ललिता को ऐसा सोचने पर मजबूर करने की बजाय वह बहुत असहज हो गई। बेचारी ललिता ठीक से देखभाल करने, समय पर सब कुछ व्यवस्थित करने के बावजूद पर्वतम्मा अशिष्ट व्यवहार करती थी और हमेशा उसे चोट पहुंचाती थी। आंटी, दोपहर का भोजन तैयार है, क्या मैं भोजन परोस दूं? कितनी विनम्रता! आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो घर का पूरा काम आप ही संभाल रहे हो। अभी भी मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं। मैं अपना खाना खुद परोस सकता हूँ। ओह,
आंटी, अब मैंने क्या कहा? ठीक है, रहने दो। अगर आपको अभी भूख नहीं है तो बाद में खाएं। मैं खाने की मेज पर सारा सामान रख दूंगा। यह ठीक है, आप अपना भोजन गरम गरम खाएं। आपके भोजन के बाद मैं बचा हुआ खाना ढूंढूंगा और खाऊंगा, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हो। क्यों पार्वती, तुम उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार क्यों करते हो? अब उसने क्या कहा? हाँ, तुम उसे चाहती थी और उसे अपनी बहू के रूप में ले आई। वह जो भी बोलेगी वह आपको पसंद आएगा। तुम्हें मेरी बातें चिल्लाने और डांटने जैसी लगती है। रिश्ता स्वीकार करने के बाद मुझे सिर्फ एडजस्ट करना है। क्षमा करें प्यारे ससुर जी, हम इस मामले को छोड़ क्यों नहीं देते? बेचारी परेशान होकर उसने ऐसा कहा होगा। तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है। उसकी इस तरह प्रशंसा करना बंद करो। कल से वह घर का कोई काम नहीं करेगी। बाद में मुझे घर में सब कुछ संभालना होगा। ससुर जी, कृपया इस बहस को यहीं बंद करें। भोजन गर्म और स्वादिष्ट है। आप दोनों कृपया जाकर दोपहर का भोजन करें। उसी दिन शाम को उस कॉलोनी की पड़ोसी सरस्वतीम्मा ने पर्वतम्मा को आमंत्रित किया। पर्वतम्मा उनसे मिलने गई। ललिता ने ससुर के लिए कॉफी बनाई। पर्वतम्मा की अनुपस्थिति में राघवैया ने सोचा कि यह ललिता से बात करने का सही समय है। अंकल, कॉफी लीजिए। आओ ललिता, आओ और यहाँ बैठो। मुझे आपसे बात करनी है। कृपया मुझे बताएं। कुछ नहीं प्रिय, अपनी मौसी की बातों को दिल पर न लें। वह एक अमीर परिवार से गठबंधन करना चाहती थी, चूंकि उस हताशा में यह संभव नहीं था। भले ही वह कुछ भी कहती हो, कृपया इसे दिल पर न लें। ठीक है अंकल, वह सिर्फ एक बुजुर्ग महिला है। अगर वह एक शब्द भी बोलेगी तो मैं सम्मान के साथ जवाब दूंगा। मुझे पता है, लेकिन उनकी हताशा उनके बात करने के तरीके से साफ झलकती है। आपको इसे अपने विचारों में संबोधित करने की आवश्यकता है। ओह, ठीक है अंकल, मैं समझ सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि दुनिया कैसे व्यवहार करती है। वह मेरी माँ की तरह है। अगर मेरी माँ कुछ भी कहेगी तो मैं उसे दिल पर कैसे लूँगा। कृपया अपनी कॉफी पिएं और खुशी से टीवी देखें। मैं जाकर कुछ गर्म नाश्ता तैयार करूंगी। तुम बहुत अच्छे हो मेरे प्रिय। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हें कब समझेगी। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि इसके बारे में मत सोचो या चिंता मत करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ललिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह राघवैया को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी सास के शब्दों और कार्यों से बहुत बुरा लगा। अगर वह अपने पति को बताएगी तो भी वह इसे समझेगा। यदि नहीं तो वह सोच सकता है कि मैंने शुरुआत की है उसके बारे में शिकायत करना, जिससे और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह अपने बिस्तर पर बैठ गई और गहराई से सोचने लगी। जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी तो विनय खुशी से शयन कक्ष में आया। क्या हो रहा है? आपका दिन कैसा रहा? कुछ खास नहीं, बस ख्यालों में खोई हुई थी और समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कप कॉफी बनाऊंगा। अब कॉफी की जरूरत नहीं। जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला और मैंने उसके साथ कॉफी पी। तुम बस आराम करो और मुझसे बात करो। मैं क्या कहूँ, सुबह से लेकर शाम तक साफ सफाई से लेकर खाना बनाना एक दिनचर्या बन गई है। ठीक है, फिर मैंने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम घर का काम संभाल सको। सुबह से जो कुछ सुन रही हूँ वही काफी है। अब कृपया आप इसे दोबारा शुरू न करें। ललिता अपने विचारों में खो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने इस डर से बात की थी कि उसका पति उसके बारे में कुछ कह सकता है। ओह, मेरा इरादा यह नहीं था। अब और कुछ मत कहो ललिता, मैं समझ सकता हूँ। क्या मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा? ऐसा नहीं है, वह बुजुर्ग व्यक्ति है। अगर वह कुछ कहती भी है तो मुझे एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट हो जाओ, यह आपके दयालु हृदय की बात है। मेरी माँ थोड़ी नाराज है। अगर वह डांटती है तो आप इसे दिल पर न लें। मुझे बताएं, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है कि एक दिन तुम मेरी माँ को जरूर बदल दोगे। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। जब मुझे तुम्हारे जैसा पति मिलेगा जो मुझे समझ सकता है तो मैं क्यों दुखी होऊंगी। देखो, मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को बदल दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है।
तुम्हारे पिता और बहन अगले सप्ताह हमारे घर आ रहे हैं। आपने तो बहुत बढ़िया समाचार दिया। मैं काफी समय से उनका इंतजार कर रहा था। मैं भी उन्हें देखना चाहता था। इस बार मेरा अनुरोध है कि वे 10 दिन यहीं रुकें। 10 दिन ही क्यों? तुम्हारी बहन स्थायी रूप से हमारे साथ रहने के लिए यहाँ आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समय तक वह हमारे साथ रहेगी और नौकरी तलाश करेगी। मैंने कहा है कि मैं अपने परिचित सर्कल में भी पूछताछ करूंगा। एक बार उसकी नौकरी लग जाए तो तुम्हारे पापा यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वे हमारे पास ही किराए का मकान लेंगे और आपके पास ही रहेंगे। यही हमारी योजना है। यदि वे ऐसा कहते तो भी तुम कुछ देर सोचते। यहाँ के हालात तो आप जानते ही हैं। सास क्या सोचेगी? उनके भी यही विचार थे और उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने खुद उनसे अनुरोध किया और उन्हें मना लिया। बचपन से ही तुम एक साथ बड़े हुए हो। अगर वे हमारे करीब रहेंगे तो मैंने सोचा था कि तुम खुश रहोगे। उसे अपने पति की बात सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन डर भी था कि अगर उसकी बहन उनके साथ रहेगी तो कौन सी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सास क्या कहेगी? ललिता का मन ऐसे ही विचारों में डूब रहा था। क्या ललिता अपनी सास के सोचने का तरीका बदल पाएगी? क्या उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या विजया को नौकरी मिल गई? इस कहानी में अजय ने क्या किया? क्या कहानी शांतिपूर्वक समाप्त हो गई? देखते हैं अगले एपिसोड में।